Good afternoon, all of you. Very welcome to Brainchild IS Academy. आज हम इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट में स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और जीवीए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय, मतलब हमारे राष्ट्र का जो भी इनकम होगा, ठीक है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। और राष्ट्रीय आय को हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीवीए के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर इसे बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ all the goods and services produced within a geographical boundary of a country, ठीक है। जीडीपी is the total value of all the goods and services produced within a geographical boundary of a country, यानी किसी देश के भौगोलिक जो उसका बाउंड्री है, जो भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका जो टोटल वैल्यू होगा, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में उनका जो वैल्यू होगा, उसे ही हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड यूज हुआ है। डोमेस्टिक का मतलब है किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा है, जो भी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे ही हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया की अपनी एक बाउंड्री है, तो इंडिया के बाउंड्री यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो इंडियंस कर रहे हैं या फिर बाहर के लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में एक्टिव हैं, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जब हम सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे, तो सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, जो भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया के सीमा के अंदर, यानी इंडिया में जो भी लोग, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन कर रहे हैं, उन सारे वस्तुओं और सेवाओं का, यानी उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी टोटल वैल्यू होगा मॉनेटरी टर्म में, उसे हम जीडीपी कहेंगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने का ये एक तरीका है जीडीपी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एंड द सेकंड मेथड इज इन द फॉर्म ऑफ जीएनपी। तो पहला है जीडीपी, दूसरा है जीएनपी। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है? जीएनपी is the total value of the goods and services produced by the
नेशनल्स, ठीक है, यानी जो देशवासी हैं, ठीक है, जो इंडियन हैं। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडियंस जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हो चाहे फॉरेन में कर रहे हो, उनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू को हम एनडीपी कहेंगे, सॉरी जीएनपी कहेंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ क्या है, जो इंडियंस, ठीक है, जो इंडियंस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हो चाहे फॉरेन में कर रहे हो, तो वो टोटल जो गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू होगा वही होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इसका मतलब अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो आपको सिर्फ ये वर्ड पे ध्यान देना है, ये वैरी कर रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में क्या हो रहा था, डोमेस्टिक में चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया के बाउंड्री के अंदर, उनका वैल्यू हम ले रहे थे। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ इंडियंस के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है, सिर्फ उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे इंडियंस वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो चाहे फॉरेन जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, जीडीपी बराबर, या फिर जीएनपी के टर्म में निकालते हैं, क्योंकि जीडीपी बहुत पॉपुलर है, पहले हम जीडीपी निकालते हैं उसके टर्म में बाकी चीजें हम निकालते हैं। तो जीएनपी जब हम जीडीपी के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जीडीपी क्या था, इंडियन, इंडिया के बाउंड्री के अंदर फॉरेनर या फिर इंडियन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू था जीडीपी। अब हमें सिर्फ इंडियंस के द्वारा चाहिए, फॉरेनर्स को हमें एक्सक्लूड करना है, फॉरेनर्स को हमें नहीं लेना है। इंडियंस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें लेना है जब हम जीएनपी निकालेंगे। तो हम जीडीपी में से क्या करेंगे, जो फॉरेनर हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे उनको हम घटा देंगे। अब फॉरेनर्स के द्वारा हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो क्या हो रहा है, वो एक इंपोर्ट है, वो एक आयात है। हम क्या कर रहे हैं, फॉरेनर्स की सेवा ले रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेनर्स की सेवा ले रहे हैं या फॉरेनर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए गुड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आयात यानी इंपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से इंपोर्ट को घटा देंगे, जीडीपी में से इंपोर्ट्स को घटा देंगे। जीडीपी में क्या था, इंडियंस और फॉरेनर्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा था वो जीडीपी था। अब हमें फॉरेनर्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जीएनपी निकालना है। इसमें इंडियंस क्या कर रहे हैं उससे हमें कंसर्न है। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से फॉरेनर्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में उसे हटा देंगे, और फॉरेनर्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट, आयात। इसलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट्स को हटा देंगे। और साथ ही साथ जीएनपी में क्या था, इंडियंस अगर कोई बाहर भी यानी फॉरेन कंट्री में भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंडियन फॉरेन कंट्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी शामिल करना है जीएनपी में। लेकिन जीडीपी में क्या था, जीडीपी में सिर्फ इंडिया के अंदर क्या चल रहा है उससे हमें मतलब था। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में अगर फॉरेन में इंडियंस क्या कर रहे हैं, फॉरेन जाकर इंडियंस कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर ऐड कर दे जीडीपी में तो जीएनपी निकल जाएगा। तो प्लस अब इंडियन फॉरेन में जाकर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं या फिर सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीडीपी में से इंपोर्ट को तो हमने घटाया
क्योंकि फॉरेनर्स को हटाना था और इंडियंस को ऐड करना है। इंडियंस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर में, उसको ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जीएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी बराबर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। राइट, क्लियर। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, बाकी बहुत ही आसान है, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें समझना है। ठीक है, तो हमने सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में एक रिलेशन निकाला कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात प्लस निर्यात। ओके, होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब आते हैं हम एनडीपी पे। एनडीपी यानी नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का, निकालने का तीसरा तरीका है एनडीपी। नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का, कैलकुलेट करने का एक तीसरा तरीका है एनडीपी। इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब, नेट मतलब शुद्ध, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब शुद्ध। अब देखिए सकल और शुद्ध में क्या डिफरेंस है, यानी ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे एनडीपी है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस कहाँ हो रहा है, ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस और नेट में, बाकी चीजें सेम है। तो अगर हमें रिलेशन बनाना होगा, देखिए नेट का मतलब होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध। अब ये शुद्ध क्या होता है, सकल का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है सकल। ठीक है, तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, अब जैसे इस चीज को समझिए कि आपने एक कार लिया, ठीक है, आपने एक कार लिया, तो क्या 3 साल बाद उसकी वैल्यू सेम रहेगी, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या सेम रहेगी, नहीं, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी। 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्यों घट जाएगी, क्योंकि जो डैमेज होगा कार का, उसके रिपेयर करने में, उसको रिपेयर करने में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रिपेयर करने में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इस कारण उस कार का वैल्यू 3 साल बाद, क्योंकि वो पुराना हो जाएगा, तो उसके मेंटेनेंस में हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसी पैसे को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी उसके मूल्य में कितनी कमी आई उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कार के मूल्य में कितनी कमी आई उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए किसी साल का हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी साल का हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास कितना नेशनल इनकम है, हमारे पास कितना वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, नया कार जो प्रोड्यूस हुआ उस साल उसको तो लेंगे ही। ठीक है, जो नई कार प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में उस साल, उसको तो, उसके वैल्यू को तो हम कैलकुलेट करेंगे ही जीडीपी में। साथ ही साथ जो पहले से कार थे, जो पहले से कार थे और जिनकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई है, उनकी भी वैल्यू लेंगे जीडीपी कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो उस समय जो कार पुराना हो गया उसकी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे जीडीपी निकालते समय, लेकिन उस समय जो पुराना कार है उसका कौन सा वैल्यू लेंगे, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू लेंगे। तो जब हम ग्रॉस निकालते हैं तो हम उसमें नई पुरानी सारी चीजों को लेते हैं और उसका वैल्यू उतना ही लेते हैं, लेकिन जब हम नेट निकालते हैं, जब हम नेट वैल्यू निकालते हैं, शुद्ध वैल्यू निकालते हैं, तो जो कार पुरानी थी उसका वैल्यू क्या लेंगे, जो उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी कीमत में जो कमी आई है, वो वाला वैल्यू हम नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते समय लेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे 2000 अभी 2021 में हमें नेशनल इनकम निकालना है, जीडीपी निकालना है, तो 2021 में एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, 2020 और 21 के बीच में कितना कार प्रोड्यूस हुआ, नया कार, उसकी वैल्यू लेंगे। साथ ही साथ पहले से जो पुराने कार्स थे, ठीक है, जिनका निर्माण पहले हो चुका था 15-16 में, उन कार्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे, उन कार्स के वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी भी वो हमारा एसेट है। ठीक है, तो जब हम पुराने कार्स को जीडीपी निकालते समय इन सारे कार्स, पुराने हो चाहे नए, सबका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और नया, और जो उनका वैल्यू था उस समय वो वैल्यू ही लेंगे। लेकिन जब नेट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब नेट वैल्यू निकालेंगे यानी एनडीपी जब निकालेंगे, तो जो पुराने वाले कार्स थे उनका वो मूल्य लेंगे जो डेप्रिसिएट हो चुका है, यानी उनके मेंटेनेंस में जो खर्च हमने लगाया, उनके मेंटेनेंस में जो हमने खर्च किया उन पुराने कार्स के, उस वैल्यू को उनके प्राइस से, उनके वैल्यू से घटा देंगे, और इस प्राइस को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। यानी उनका जो भी वैल्यू था, उस कार का जो भी वैल्यू है, उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। ठीक है, उनके मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ उस वैल्यू को हम घटा देंगे, तो हमें शुद्ध वैल्यू निकल जाएगा। यानी जब हम एनडीपी को निकालेंगे जीडीपी के टर्म में, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। ठीक है, यानी मेंटेनेंस में उन वस्तुओं के, पुराने वस्तुएं थी जो ठीक है, उनका जो डेप्रिसिएशन होगा उसको हम यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है, नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है। अब देखिए, जैसे किसी साल हमने बहुत सारी वस्तुएं प्रोड्यूस की, ठीक है, किसी साल हमने बहुत सारे वस्तुएं, जैसे 2021 में हमने बहुत सारी गुड्स और बहुत सारे सर्विसेज क्रिएट किए और अपने डोमेस्टिक बाउंड्री में, ठीक है, तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वही होगा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालते समय हम क्या करेंगे, वैसे वैल्यूज, वैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, वैसे प्रोडक्ट, वैसे गुड्स जिनका वैल्यू साल दर साल कमता जाता है, ठीक है, जिनका वैल्यू, जैसे कार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, तो ऐसे गुड्स जिनकी कीमत साल दर साल कमती जाती है। क्यों कमती जाती है? क्योंकि उनके मेंटेनेंस में हमें खर्च करना पड़ता है, और उस मेंटेनेंस कॉस्ट को हम अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। और तो ऐसे वस्तु जिनका वैल्यू साल दर साल कमता जाता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो वैसे वस्तुओं के मेंटेनेंस में जो खर्च होगा, अगर सकल उत्पाद में से उसको घटा देंगे तो हमें शुद्ध उत्पाद मिलेगा। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होगा। वैसे वस्तु जिनका साल दर साल जिनका वैल्यू कमता जाता है। क्यों कमता जाता है? डेप्रिशिएट होता है, उनके मेंटेनेंस में हमें खर्च करना पड़ता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ऐसे वस्तुओं का वैल्यू धीरे धीरे कमता जाता है क्योंकि उनके मेंटेनेंस में हमें खर्च करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई लैंड है, ठीक है, लैंड है, तो लैंड का वैल्यू तो कम नहीं होगा। तो वैसे वस्तुओं से हमें डेप्रिसिएशन घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, वैसे वस्तुओं का डेप्रिसिएशन जिनका वैल्यू साल दर साल कमता जाता है, तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन।
तो देखिए कोई भी रिलेशन आपको निकालना हो तो आपको दो चीजें देखनी होगी, ठीक है। जी और एन के बीच में क्या रिलेशन है, यानी ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशन है, और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए आपको एनएनपी निकालना है, एनएनपी निकालना है, ठीक है। यहां पे आपको जीडीपी पता है और यहां पे एनएनपी निकालना है। एनएनपी, एनएनपी का मतलब है नेट, सॉरी हाँ, एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पे दोनों डिफरेंस है, नेट जी के जगह पे एन है, यानी ग्रॉस के जगह पे क्या है, नेट है, ग्रॉस के जगह पे क्या है, नेट है, और डोमेस्टिक के जगह पे क्या है, नेशनल है। तो एनएनपी अगर हमें निकालना है, यानी नेट नेशनल इनकम निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमें अगर, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे देखिए ग्रॉस के जगह पे नेट है और डोमेस्टिक के जगह पे नेशनल है। अब यहां पे हम रिलेशन बनाएंगे। देखिए मैंने बताया था कि अगर ग्रॉस के जगह पे नेट होगा तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से यानी जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक की जगह पे नेशनल होगा, डोमेस्टिक की जगह पे नेशनल होगा तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को घटाएंगे और एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे। समझ में आया फॉर्मूला, मतलब जितनी चीजें वैरी कर रही है उसके अनुसार हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जी के जगह पे ग्रॉस की जगह पे नेट है, यानी सकल के जगह पे शुद्ध है, ठीक है। सकल के जगह पे शुद्ध है तो फॉर्मूला में सीधे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, ठीक है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, सकल में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो नेट आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक के जगह पे क्या है, नेशनल है। तो मैंने बताया था कि डोमेस्टिक के जगह पे अगर नेशनल आएगा तो डोमेस्टिक में से क्या करेंगे, इंपोर्ट को घटा देंगे, डोमेस्टिक में से यानी घरेलू में से इंपोर्ट को घटा देंगे, आयात को घटा देंगे और एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, यानी निर्यात को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एनएनपी का जीडीपी के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनएनपी का जीडीपी के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए एनएनपी हमने क्यों निकाला, क्योंकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। नेशनल इनकम कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जीडीपी के टर्म में, जीएनपी के टर्म में, एनडीपी के टर्म में, एनएनपी के टर्म में, जीवीए के टर्म में। लेकिन जो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, अगर नेशनल इनकम कोई बोल रहा है तो उसका रियल मीनिंग होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी को रियल सेंस में नेशनल इनकम बोलते हैं। वैसे नेशनल इनकम को लूजली या तो जीडीपी में, जीएनपी में, एनडीपी में, एनएनपी में या जीवीए में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि देखिए चाहे वो जीडीपी हो या जीएनपी हो या एनडीपी हो या एनएनपी हो, इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो या एनएनपी हो, उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला फैक्टर कॉस्ट पे, पहला फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा मार्केट प्राइस पे। मैंने क्या बोला था, जीडीपी क्या है, एक डोमेस्टिक बाउंड्री में
ठीक है, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका वैल्यू, उनका मॉनेटरी वैल्यू। अब ये वैल्यू पैसे की टर्म में हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब उत्पादन लागत पे और दूसरा बाजार मूल्य पे। अब जैसे इंडिया में 2021 में, ठीक है, कार्स प्रोड्यूस हुए, सिर्फ मान लीजिए सिर्फ कार प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो उन कार का जो वैल्यू होगा वही जीडीपी होगा, क्योंकि सिर्फ कार ही प्रोड्यूस हो रहा है, ना कोई दूसरा प्रोडक्ट, ना कोई दूसरा गुड्स और ना कोई दूसरा सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। मान लीजिए कार ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कार का जो वैल्यू होगा, जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वही जीडीपी होगा। अब उस कार का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो कार बनाने में जितना पैसा लगा यानी उत्पादन मूल्य, उत्पादन लागत यानी कार को के उत्पादन में जो भी पैसा लगा, ठीक है, अगर उसके टर्म में हम जीडीपी निकालेंगे तो वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत पे जीडीपी हम निकाल रहे हैं, यानी उस कार को बनाने में जितना पैसा लगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा और वही जीडीपी हो जाएगा, तो उसको कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी किस पे निकाल रहे हैं? उत्पादन लागत पे। अब ये फैक्टर्स में, फैक्टर कॉस्ट मतलब उसके उत्पादन में क्या पैसा लगा। किसी भी वस्तु के उत्पादन में चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। लैंड का मतलब भूमि, और भूमि जैसे हमने उसके उत्पादन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, भूमि लिया, उसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है, यानी रेंट में पैसा गया। दूसरा लेबर की जरूरत होती है, ठीक है, तो लेबर को हमें वेज देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, तो उसमें पैसा लगा। तीसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो लोग इसको बना रहे हैं उन्हें भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उसके उत्पादन, जो मालिक है, जो उत्पादन कर रहा है, जो उत्पादक है, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट के रूप में कुछ पैसा चाहिए, ठीक, वो भी इसमें ऐड होगा। चौथा होगा कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी मान लीजिए आपने लोन लिया उसके उत्पादन के लिए, तो यानी कैपिटल किस फॉर्म में लिया आपने? लोन के फॉर्म में, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन पे, तो वहां भी आपका पैसा जाएगा। यानी कार के उत्पादन में चार तरीके से हमने पैसा खर्च किया और उसी को बोलेंगे उत्पादन लागत, फैक्टर कॉस्ट। तो जब फैक्टर कॉस्ट के टर्म में जीडीपी निकालेंगे, यानी जीडीपी क्या लेंगे? जो उत्पादन में जो लागत लगा, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था, सिर्फ उसी को कैलकुलेट किए, वही हमारा जीडीपी हो गया, तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए दूसरा तरीका है जीडीपी का निकालने का, जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस क्या है? देखिए कोई भी वस्तु, जैसे कार का मैंने एग्जांपल लिया, तो कार प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब कार प्रोड्यूस हुआ तो कार के प्रोड्यूस करने में पैसा लगा, उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट। साथ ही साथ मार्केट में जाने से पहले कंपनी ने क्या किया? उस पर कुछ सब्सिडी दिया, कंपनी ने क्या किया? उस पर कुछ छूट दिया। होता है ना, बहुत सारे वस्तुओं पे छूट दी जाती है कंपनी की तरफ से, चलिए 10% सब्सिडी दी जा रही है, तो कंपनी ने उस पर कुछ छूट दिया उस वस्तु पे, और साथ ही साथ उस वस्तु पे टैक्स लगा, ठीक है, बहुत सारे टैक्स होते हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, तो सेल्स टैक्स, बहुत सारी चीजें, जीएसटी, तो उस वस्तु पे जीएसटी लगा, टैक्स लगा, और साथ ही साथ उसमें कंपनी ने कुछ छूट दिया, तो उसका प्राइस बदल जाएगा। जो फैक्टर कॉस्ट था उससे उसका मार्केट जाते जाते उसकी कीमत बदल जाएगी, क्योंकि उसमें हमने क्या किया? कुछ सब्सिडी को घटा दिया, फैक्टर कॉस्ट में से कुछ सब्सिडी को घटा दिया, ठीक है, और टैक्स को ऐड कर दिया, जो टैक्स लगा उसको ऐड करके मार्केट में हमने बेचा। यानी जो कंपनी जीएसटी पे कर रही है गवर्नमेंट को, वो क्या की? वस्तु के ही कीमत में उसने उसको ऐड कर दिया, और कंपनी की तरफ से कुछ छूट दी गई, तो उस छूट को उसके टोटल कीमत में से घटा लिया गया। तो मार्केट में पहुंचने तक उसमें दो कीमत ऐड हुआ, दो चीजें चेंज आई, एक तो उसमें से सब्सिडी को घटा लिया गया, 10% सब्सिडी दे रही है तो 10% सब्सिडी को उसकी कीमत से हटा लिया गया, और साथ ही जो कंपनी टैक्स पे कर रही है, जीएसटी पे कर रही है, उस जीएसटी को उसके वस्तु के मूल्य में ऐड कर दिया गया। तो जब वो मार्केट पे पहुंचा तो मार्केट प्राइस जो होगा
उसमें सब्सिडी को घटा लिया जाएगा और टैक्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी छूट दे रहे हैं तो छूट जितना छूट दे रहे हैं उसको घटा लिए, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जैसे कि जीएसटी, सेल्स टैक्स, तो उसको उसमें ऐड कर देंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को घटा लेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसी तरह अगर हमें जीएनपी निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो उसका भी वही फॉर्मूला होगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आया? यानी अगर मार्केट प्राइस हमें निकालना है किसी वस्तु का, तो उस वस्तु का फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी, दो तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा मार्केट प्राइस पे, और उनके बीच क्या रिलेशन होगा मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझिए कि जो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे, जो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे वो भी दो तरीके से निकल सकता है। जो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे वो भी दो तरीके से निकल सकता है। एक तो होगा करेंट प्राइस, ठीक है, एक होगा करेंट प्राइस, दूसरा होगा कांस्टेंट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक कांस्टेंट प्राइस, दूसरा करेंट प्राइस। करेंट प्राइस, अब देखिए इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यहां समझिए। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है जैसे 2021 में हमने कार प्रोड्यूस किया, ठीक है, 2021 में हमने कार प्रोड्यूस किया, अब उस कार का जो वैल्यू होगा वही जीडीपी होगा। तो कार का जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो अगर बेस ईयर 2011-12 का जो वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू लेंगे तो उसे कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। यानी कार जो हमने प्रोड्यूस किया उसका वैल्यू हम कहां से निकाल रहे हैं? 2011-12 में जो उस कार का वैल्यू था वहां से हम ले रहे हैं। समझ में आया? अगर 2011-12 का वैल्यू, अगर मतलब जैसे हमने कार बनाया, ठीक है, मारुति, तो उसका जो वैल्यू होगा वही जीडीपी होगा, हमने उस साल जो प्रोड्यूस किया। अब हम उस कार का वैल्यू में जो लागत कॉस्ट लगा, जो उत्पादन लागत लगा, उसका प्राइस हम कहां से ले रहे हैं? 2011-12 के रेफरेंस में ले रहे हैं। यानी 2011-12 में जो लेबर को हम देते थे वो प्राइस ऐड करेंगे, 2011-12 में जो हम रेंट का जो वैल्यू होगा वो अगर लेंगे, ठीक है, 2011-12 में जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी अगर वो लेंगे, तो जब जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी जो कार हमने प्रोड्यूस किया उसका जो लागत उसके लागत का जो मूल्य है वो कहां से देख रहे हैं? 2011-12 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यानी 2011-12 में लागत कितना लगता, अगर उस हिसाब से देख रहे हैं तो उसे बोलेंगे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, जीडीपी मार्केट। तो उस केस में जो मार्केट प्राइस निकलेगा, उस केस में वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस निकलेगा उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। लेकिन जब हमने कार प्रोड्यूस किया इस साल, और इस साल कितना कीमत लगता, अगर हम रेंट देते तो इस साल का रेंट कितना होता, इस साल का इंटरेस्ट कितना हम पे करते इस साल के हिसाब से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। जब हम उस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे करेंट प्राइस,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, करेंट प्राइस। तो जब हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं, यानी जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और ये क्या ले रहे हैं हम, कांस्टेंट प्राइस, यानी जो मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट वैल्यू पे, यानी बेस ईयर 11-12 के रिस्पेक्ट में, बेस ईयर 11-12 के रिस्पेक्ट में जब हम मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो उसको कांस्टेंट प्राइस बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और वो मार्केट प्राइस कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बेस ईयर 11-12 के रिस्पेक्ट में, यानी कांस्टेंट प्राइस पे हम मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं। तो उसको बोलेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट रेट या फिर कांस्टेंट प्राइस, और इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी। दूसरा है, दूसरा है जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं और वैल्यू, मार्केट प्राइस का वैल्यू कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, करेंट का जो प्राइस है, करेंट का जो प्राइस है वहां से ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, देखिए यहां पे समझिए, जब हम कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे थे, इस साल हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन प्राइस कहां से ले रहे हैं, बेस ईयर 2011-12 से, यानी हम इन्फ्लेशन को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई के कारण हर साल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हम प्राइस अभी भी वही रख रहे हैं, बेस ईयर जो हमारा है 11-12 का। इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को पिक्चर में नहीं ले रहे हैं, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हम नलीफाई कर दे रहे हैं, महंगाई को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यानी जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, यानी मार्केट प्राइस को जब हम कांस्टेंट प्राइस पे बेस ईयर से निकालते हैं, तो हम इन्फ्लेशन को नलीफाई कर देते हैं, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हम प्राइस ले रहे हैं वो करेंट का प्राइस ले रहे हैं, इस साल का प्राइस ले रहे हैं, यानी हम महंगाई को कंसीडर कर रहे हैं, महंगाई को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बेस ईयर हमेशा, बेस ईयर जो अभी फिक्स हुआ है 2011-12। ओके, यहाँ एक चीज ध्यान में रखिए कि 2015 से क्या हुआ है, 2015 से कुछ चेंजेस लाई गई है। ठीक है, क्या चेंजेस लाया गया है, देखिए पहले 2015 से पहले क्या था कि जीडीपी का मतलब होता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर कोई बोलता है जीडीपी, आप न्यूज में जो देखते होंगे कि जीडीपी लिखा हुआ है, तो 2015 से उसका मतलब, पहले 2015 से पहले उसका मतलब होता था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन 2015 में क्या बदलाव आया है, अब जो आप जीडीपी देखेंगे न्यूज में, कहीं भी अगर जीडीपी लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी अगर जीडीपी लिखा हुआ है, प्रेस रिलीज में कहीं भी जीडीपी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, 2015 पे क्या चेंज आया, अब जीडीपी का मतलब होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज आया है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि हम पहले नेशनल इनकम को जीडीपी के टर्म में दिखाते थे। जीडीपी सब जगह रहता था कि जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी इतना घट गया, ठीक है, और इससे हमारी इकोनॉमी की स्थिति पता चलती थी। लेकिन 2015 में क्या बदलाव आया कि अब हम प्रेस रिलीज में जीडीपी का नाम नहीं लेंगे, मतलब जीडीपी के बारे में नहीं बताएंगे। अगर अपनी इकोनॉमी को बताना है, अपनी इकोनॉमी को एक्सप्रेस करना है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, तो वो हम किस में करेंगे, जीवीए में। ठीक है, अब हम किस में करेंगे, जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडिशन।
ठीक है। अब कहीं भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, जीवीए, जीवीए के टर्म में बताएंगे। आपने देखा होगा न्यूज में जीवीए के टर्म में बताया जाता है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, जैसे देखिए जीडीपी में हम क्या कर रहे थे, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा था, फाइनल मतलब बन के अब तैयार हो चुका है, उसका वैल्यू हम देख रहे थे, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। जीवीए में हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स का वैल्यू नहीं देखेंगे, हम हर लेवल पे जो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, मूल्य संवर्धन हुआ, उसके बारे में उसको ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रेड, तो जीडीपी जब निकालेंगे तो ब्रेड का हम प्राइस लेंगे, ब्रेड का जो भी वैल्यू होगा उसका हम प्राइस लेंगे, ठीक है, तो जीडीपी निकाल जाएगा। लेकिन जीवीए में हम क्या करेंगे, जीवीए में हम फाइनल गुड्स जो ब्रेड का है उसका प्राइस नहीं लेंगे, उसका वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रेड को बनने में जितना भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस पे कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके ऐड करके वो हम लेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने किस पे खर्च किया, हमने गेहूं खरीदा, ठीक है, तो वो जो प्राइस हुआ उसको लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे किसके साथ, गेहूं को हमने पीसा, आटा बनाया, आटा बनाने में जो पैसा खर्च हुआ उसको ऐड करेंगे, फिर आटा बनाने के बाद उसमें जो भी चीजें हुई उसको प्रोसेस किया गया, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए उसको प्रोसेस किया गया, और भी चीजें खरीदी गई, और भी चीजों की जरूरत पड़ी, तो उस हर स्टेज पे जो पैसा हमने खर्च किया उसको, सारे पैसे को ऐड करके जो उसका वैल्यू होगा वही होगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब देखिए इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे जीडीपी के साथ। ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी दो तरीके का हो सकता है, टू टाइप, दो तरीके से निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा बेसिक प्राइस पे। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट पे तो सेम ही होगा ना जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे था, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब जब जब वो बन रहा था, उत्पादन हो रहा था, तो उसके लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल पे हमने कितना पैसा खर्च किया, वही होता है फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी का जो फैक्टर कॉस्ट होगा, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी जो होगा वही होगा फैक्टर कॉस्ट पे जीवीए। तो यानी फैक्टर कॉस्ट पे जब जीवीए निकालेंगे, यानी जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज सेम एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज सेम एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम होता है, तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो जीवीए दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, एक फैक्टर कॉस्ट पे, दूसरा बेसिक प्राइस पे। तो जीवीए अगर फैक्टर कॉस्ट पे जब निकालेंगे तो वो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर ही होगा, ठीक है। सकल मूल्य संवर्धन, अब देखिए, अब अगर बेसिक प्राइस पे हम निकालेंगे तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस पे जब हम इसको निकाल लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस। जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीवीए एट बेसिक प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। मतलब कि जीडीपी जो भी होगा हमारा मार्केट प्राइस पे, उसमें क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बना उस पे जो सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में वो सब्सिडी इंक्लूडेड है, मतलब माइनस किया हुआ है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट की सब्सिडी को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट पे जो टैक्स खर्च किया, फाइनल प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा उसको घटा देंगे, तो हमें जीवीए एट बेसिक प्राइस मिलेगा।
तो जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या होगा, जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज और प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस, क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्शन, यहां पे थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, ये फार्मूला कहां से आया। देखिए मैंने बताया था आपको कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए यहां पे जो सब्सिडी बोला जा रहा है, ये इसमें दोनों सब्सिडी शामिल होते हैं, प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी लगता है प्लस प्रोडक्शन पे जो सब्सिडी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें भी दोनों शामिल हैं, प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस लग रहा है और प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस लग रहा है। प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उस पे क्या टैक्स लगा रहे हैं। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो डिफरेंट टैक्सेस लगाया गया, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो डिफरेंट टैक्सेस लगाया गया उसे प्रोडक्शन टैक्स बोलेंगे। तो जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, तो उसमें दोनों चीजें होती हैं। अगर सब्सिडी हम घटा रहे हैं तो दोनों सब्सिडी घटा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लेवल पे हमने जो सब्सिडी दिया, प्रोडक्शन लेवल पे मतलब हर स्टेज पे जो हमने सब्सिडी दिया, जैसे कि आटा से हमने जब हम आटा खरीदे तो वहां भी सब्सिडी दिया गया, जब आटा से हमने कुछ भी सामान खरीदा ब्रेड बनाने के लिए तो उस पे भी सब्सिडी दिया गया। तो प्रोडक्शन लेवल पे भी जो सब्सिडी दिया गया, और फाइनल जब प्रोडक्ट बना, जब मार्केट जाने से पहले हम फाइनल सब्सिडी दिए तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट सब्सिडी। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में सब्सिडी करने का मतलब दोनों सब्सिडी शामिल है, प्रोडक्शन लेवल पे जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो भी शामिल है, फाइनल प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी शामिल है। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स करने का मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जो टैक्सेस लगा, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस लगा वो भी शामिल है, और फाइनल प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस लगा वो भी शामिल है। जब हम जीवीए निकालते हैं, जब हम जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे जो भी प्रोसेस हुआ, प्रोडक्शन लेवल पे जो भी सब्सिडी या टैक्स हुआ उसी से हमको मतलब है। हमको प्रोडक्ट पे क्या सब्सिडी दिया गया या फाइनल प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो जब जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालते हैं तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे जो भी सब्सिडी या टैक्सेस दी गई उससे मतलब होता है। क्योंकि जीडीपी में दोनों चीजें हैं, प्रोडक्शन टैक्स भी है, प्रोडक्ट टैक्स भी है, प्रोडक्शन सब्सिडी भी है, प्रोडक्ट सब्सिडी भी है। तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन लेवल का सब्सिडी या टैक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जीडीपी में हम सब्सिडी को घटा रहे थे तो प्रोडक्ट सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। जब हम प्रोडक्ट सब्सिडी को ऐड कर देंगे तो सिर्फ कौन सा सब्सिडी बचेगा, जो सब्सिडी प्रोडक्शन लेवल का। उसी तरह हम प्रोडक्ट टैक्स को घटा देंगे। प्रोडक्ट टैक्स को जब हम जीडीपी में दोनों चीजें हैं, प्रोडक्ट टैक्स भी और प्रोडक्शन टैक्स भी, ठीक है। तो जब उसमें से हम प्रोडक्ट टैक्स को घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, प्रोडक्शन टैक्स। और जीवीए के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स ही चाहिए, समझ में आया। देखिए जीवीए के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है, प्रोडक्शन लेवल पे क्या टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्या टैक्स लगाया जा रहा है, और हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, सिर्फ उतना ही से मतलब है। फाइनल प्रोडक्ट को क्या सब्सिडी दी गई, फाइनल प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगेगा उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे दोनों चीजें हैं, तो हमें दोनों चीजें हैं, प्रोडक्शन का लेवल पे भी है और प्रोडक्ट पे भी है, फाइनल प्रोडक्ट पे भी है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट वाला चीज को हटाना पड़ेगा, तभी हमें सिर्फ प्रोडक्शन लेवल पे जो टैक्स और सब्सिडी हो रहा है वो मिलेगा। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट सब्सिडी को ऐड कर दिया और प्रोडक्ट टैक्सेस को घटा दिया। प्रोडक्ट टैक्स को घटा दिया तो सिर्फ प्रोडक्शन पे जो टैक्स लग रहा है वही बचा, और हमें जीवीए के लिए सिर्फ वही चाहिए। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैंने ट्राई किया इसको सिंपल में करने का, बट इट्स नॉट वेरी इजी कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। आपसे बस ये एडवाइस है आपको कि इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार आप खुद से भी इसे आप पढ़कर देखिए, ठीक है। और ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो इकोनॉमी में आगे जो भी कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर होगा, ठीक है।
तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट पे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।